हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम डी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस एसओ के लिए कुछ अरिथमेटिक क्वेश्चंस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई डिस्कस की थी। और अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक टॉपिक का भी जो वेटेज है हमारे एग्जाम में काफी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जो वेटेज है वो डे बाय डे इंक्रीज भी हो रहा है। अगर हम लास्ट 5 ईयर्स के ऑब्जर्वेशन देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में इनिशियली जो वेटेज रहता था अरिथमेटिक क्वेश्चन का वो 8 to 10 क्वेश्चंस का था और अब वो इंक्रीज होकर 15 प्लस क्वेश्चंस का था। ठीक है, तो यानी हमें अरिथमेटिक पे भी फोकस करना है। और अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं है। तो हम अरिथमेटिक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके भी कट ऑफ इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन अरिथमेटिक के डिस्कस करेंगे। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक पे बेस्ड है। राम इन्वेस्ट rupees X under his simple interest at a rate of 10% per annum for a Y year। राम जो है X रुपीज इन्वेस्ट करता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम और टाइम की वैल्यू इज Y year एंड रिसीव द अमाउंट एज ए 5x और उसके जगह उसे अमाउंट कितना रिसीव होता है 5x। ठीक है, एट द एंड ऑफ Y year। Y year के बाद उसे जो अमाउंट रिसीव होता है वो 5x होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कही गई है, इफ द रानी इन्वेस्ट 2x अंडर इज सिंपल इंटरेस्ट। रानी क्या है 2x रुपीज क्या है सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है एट ए रेट ऑफ Z% पर एनम फॉर ए Y year। Y year के लिए इन्वेस्ट करती है एंड रिसीव द अमाउंट इज 18x और जो से अमाउंट रिसीव होता है वो 18x है एट द एंड ऑफ Y year। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z की वैल्यू बतानी है, यानी Z% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सेकंड टाइम जब रानी ने इन्वेस्ट किया तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए फर्स्ट अगर हम राम का जो डाटा देखें वहां पर जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जो प्रिंसिपल जो उसने इन्वेस्ट किया है एक तरीके से वो हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म है। सेकेंड अगर हम देखें तो टाइम भी हमारे पास किसमें है वेरिएबल की फॉर्म, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट की है। तो पहले हम इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाला जो डाटा हमें राम के रिस्पेक्ट में जो डाटा दिया वहां से कहीं ना कहीं y और x की x प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करेंगे और उस वैल्यू का यूज करके हम रानी का जो डाटा दिया उसमें x और y का यूज करके हम क्या है Z% की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये बात तो हमें यहाँ से क्लियर होगी। तो सबसे पहले देखिए राम जो है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वहां पे इन्वेस्ट करता है सिंपल इंटरेस्ट। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10%। 10% की वैल्यू कितनी होती है 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/। और यहाँ पे हमें क्या दिया प्रिंसिपल कितना है x और अगर हम अमाउंट की वैल्यू की बात करें तो वो कितना है 5x। अगर x रुपीज इन्वेस्ट किया और 5x मिलता है y ईयर की बात तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो इंटरेस्ट इज 4x। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 4x। और अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो 10% पर एनम क्या डिफाइन करता है 10% पर एनम की फ्रैक्शन होती है 1/10। 1/10 क्या डिफाइन करती है 1/10 डिफाइन करती है अगर 10 यूनिट इज प्रिंसिपल तो 1 यूनिट 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां से हमें एक चीज मिलती है कि अगर प्रिंसिपल कितना है 10 यूनिट, ठीक है, तो 1 ईयर के बाद, ठीक है, 1 ईयर के बाद जो अमाउंट होगा वो कितना होगा प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है तो 1 ईयर का इंटरेस्ट इज 1 यूनिट। ठीक है, तो यानी अमाउंट कितना होगा 10 + 1 इज 11। और अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें हमारा प्रिंसिपल x था तो अमाउंट जो हमारे को मिल रहा था वो 5x। इसका 5 टाइम्स, इसका कितना 5 टाइम्स क्लियरली दिख रहा है ना, इसका कितना 5 टाइम्स। तो अगर हमारा प्रिंसिपल है 100, ठीक है, तो y ईयर में जो अमाउंट मिलेगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें कि y ईयर में, ठीक है, ये कितने टाइम में मिल रहा है y ईयर में, ठीक है, y ईयर में जो अमाउंट मिल रहा है वो कितना है 5 टाइम्स। तो अगर हमारा प्रिंसिपल 10 है तो y ईयर में जो अमाउंट मिलेगा वो कितना होगा, इसका 10 का 5 टाइम्स इज 50। तो 50 यूनिट, तो यानी y ईयर में जो इंटरेस्ट मिल रहा है प्रिंसिपल इज 10, 50 इज अमाउंट, ठीक है, तो यानी इंटरेस्ट कितना है y ईयर में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 40 और 1 यूनिट का इंटरेस्ट 1 ईयर में तो 40 यूनिट का इंटरेस्ट यानी y की वैल्यू कितनी होगी 40। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो हमने जो हमें राम का डाटा दिया था वहां से हमने y की वैल्यू फाइंड कर लिया, y ईयर कितना 40 ईयर्स। ठीक है, डायरेक्टली हमने रिलेट किया 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हमेशा हमें डायरेक्टली
क्वेश्चन को रेट ऑफ इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट में, हमें वहां पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों दिया जाता है, उस रिलेशन से हमें डाटा को फाइंड करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे रानी के रिस्पेक्ट में कहा गया, रानी ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया 2x और उसे अमाउंट मिला कितना है 18x। ये रानी का डाटा, उसने प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया और अमाउंट कितना मिला है 18x। ठीक है, तो अगर हम देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, पहले पॉइंट समझना। रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो होता है। ठीक है, अगर टाइम की वैल्यू क्या हो 1, पॉइंट समझना। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल में क्या होता है PRT अपॉन में करंट। अगर इस P को मैं अपॉन में ले आऊं तो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल किसका रेशियो है, तो R अपॉन में 100 इज R% और इनटू में T। अगर T की वैल्यू 1 हो जाती है बेटा, T की वैल्यू इज 1, तो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल किसके रेशियो को डिफाइन करता है, ये जो रेशियो है किसका रेशियो बताता है, रेट परसेंट। ये बात क्लियर होती है। तो यहाँ से देखिए अब रानी के डाटा में अगर मैं कहूँ कि 2x इज प्रिंसिपल, 18x इज अमाउंट, तो इंटरेस्ट इज 16x, इंटरेस्ट इज 16x। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जेड परसेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या होगा, तो हमें पता है इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल का रेशियो होता है। इंटरेस्ट इज 16x एंड प्रिंसिपल इज 2x। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जेड परसेंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो जेड अपॉन में आप 100 भी कह सकते हैं, परसेंट ना लगा के, इनटू में टाइम। टाइम है y ईयर और y की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितनी है 40। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी, x से x कैंसिल, ठीक है, और 2 से ये 16, 8 टाइम कैंसिल, 8 से ये कैंसिल 5 टाइम, और 5 से ये 120 टाइम्स। तो जेड की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा 20, तो जेड की वैल्यू इज 20%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सेकंड टाइम रानी ने जब अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया प्रिंसिपल, तो किस रेट से किया 20%, जो जेड की वैल्यू, जेड परसेंट की वैल्यू इज 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज efficiency of P is 20% more than that of A, but efficiency of C is 16.2/3% less than B. A plus C together can do a work in 8 days. If A, B, C together start the work, A left 4 days before to complete the work and B left 2 days before to complete the work. In how many days total work we finished? हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया, A की जो इफिशियंसी है ना, B की जो इफिशियंसी है वो A से क्या है 20% मोर। तो हम यहाँ पे A की इफिशियंसी कितनी ले लेते हैं 100, तो B की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 20% मोर यानी 1। और डायरेक्टली देखिए अब हमें कंपैरिजन आना चाहिए, जब 20% मोर है ना तो 20% की फ्रिक्शन होती है 1/5। 100 एंड 120 लेने की बजाय हमें क्या लेना चाहिए, तो देखिए 20% की फ्रिक्शन होती है 1/5 और 1/5 क्या डिफाइन करती है, देखिए B की एफिशिएंसी हमें फाइंड करनी है और इतनी मोर है, ये कंपैरिजन दिया। अब B की एफिशिएंसी डिपेंड किस पे है, A पे, तो यानी डिनोमिनेटर किसको डिफाइन करेगा, A की एफिशिएंसी को। अगर हम यहाँ पर जो हमने 100 और 120 एज्यूम किया, इसको भी अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करें तो देखिए A की एफिशिएंसी इज 5 और B की एफिशिएंसी इज 6 ही आता है। और यहाँ से भी हम देखिए डायरेक्टली A की एफिशिएंसी कितनी लेते 5 और B की 1 यूनिट मोर है तो 6। तो हमें हमेशा फ्रैक्शन का यूज करके 100 120 के कंपैरिजन की जगह फ्रैक्शन का यूज करके एफिशिएंसी को एज्यूम करना, ठीक है, तो इससे भी हमारी यही आएगी। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिया है, C एफिशिएंसी इज 16.2/3% लेस देन B। C की जो एफिशिएंसी है ना वो 16.2/3 लेस है किससे, B से। B की एफिशिएंसी कितनी है 6 और उसका 16.2/3 इज 1/6 और इतना लेस है। अगर वो 16.2/3 लेस है तो सीधा हम उसका क्या ले सकते हैं, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6 यानी 5/6। तो यहाँ से C की एफिशिएंसी कितनी आ जाती है, तो C की एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ से आ जाती है 5। तो यहाँ से हमारे पास A, B एंड C तीनों की एफिशिएंसी आ गई। देखिए जिसमें B की एफिशिएंसी 6 एंड A एंड C की बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, 5 एंड 5। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिए, A एंड C टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। A और C मिलकर इस वर्क को 8 डेज में करते हैं। तो हमारे पास देखिए टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क ऑलवेज हमारे पास होता है एफिशिएंसी इनटू में। A और C मिलकर कर रहे हैं तो A और C की पर डे की एफिशिएंसी कितनी है 5 एंड 5 इज 10 और A और C मिलकर इसे कितने टाइम में कर रहे हैं 8 डेज में। तो यानी ये वर्क कितना है, तो ये टोटल वर्क इज 8। ठीक है, ये वर्क कितना है 80 यूनिट।
अब देखिए कंडीशन क्या दी है, ए बी सी, इसी वर्क को ए बी से मिलकर स्टार्ट करते हैं। ए लेफ्ट 4 days बिफोर टू कंप्लीट द वर्क एंड बी लेफ्ट 2 days बिफोर टू कंप्लीट द वर्क। सो इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क बीन फिनिश्ड। इस क्वेश्चन का पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो हम एक्स के मेथड से करेंगे। सेकंड फिर हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से करेंगे, इसकी स्मार्ट अप्रोच एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगी वो भी देखेंगे। मैं मानती हूँ कि ये वर्क जो है ना एक्स डेज में फिनिश हो रहा है। कितने टाइम में फिनिश हो रहा है, एक्स डेज, ठीक है। और आपको पता है कि वर्क किसके इक्विवेलेंट होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। हमारे पास देखिए ए बी सी ने मिलकर वर्क को स्टार्ट किया था, पर अगर हम देखें ए बी सी तीनों ने अलग अलग कितने टाइम इस वर्क पे वर्क किया है, तो देखिए ए लेफ्ट 4 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। जो वर्क कंप्लीट हो रहा है ना उससे 4 days पहले ए ने लेफ्ट कर दिया। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए ने कितने टाइम वर्क किया है, तो टोटल वर्क एक्स डेज में फिनिश हुआ है, तो एक्स डेज से 4 दिन पहले 4 days पहले ए ने लेफ्ट कर दिया। तो ए ने इस वर्क को जो वर्क किया है, ए की एफिशिएंसी ए, और कितने टाइम इस वर्क को किया है, एक्स माइनस। और बी की बात करते हैं तो बी इस वर्क को 2 days पहले कंप्लीट होने से 2 days पहले इस वर्क को छोड़ के चला गया। तो यानी बी ने कितने टाइम किया, एक्स माइनस 2। सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, यानी सी स्टार्टिंग से एंड तक इस वर्क में है, और सी की एफिशिएंसी सी, और इसी इस वर्क को एक्स ये किसके इक्विवेलेंट होगा, टोटल वर्क इज 8। यहाँ पर हम एफिशिएंसी ए बी सी के पुट कर देंगे। ए की एफिशिएंसी इज 5 यूनिट, तो ये 5x माइनस 20 हो जाएगा। बी की एफिशिएंसी इज 6 यूनिट, तो 6x माइनस 12 हो जाएगा। और सी की एफिशिएंसी इज 5 यूनिट, तो ये 5x हो जाएगा। इसके तरह ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। माइनस का 32 है और ये इधर आपके पास जाके 80 में ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1। ठीक है, 20 एंड 12 इज 32, माइनस का प्लस का उधर होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, 5x एंड 6x इज 16। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 से कितने टाइम्स, x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, x की वैल्यू इज 7 days, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इसी क्वेश्चन की स्मार्ट अप्रोच देखते हैं। देखिए हमारे पास जब बिफोर कंप्लीशन ऑफ द का कॉन्सेप्ट होता है ना, 4 days पहले ए ने लेफ्ट किया एंड 2 days वर्क कंप्लीट होने से पहले बी ने लेफ्ट किया, तो हम ये देखते हैं कि हमारा टोटल वर्क कितना है। ठीक है, टोटल वर्क इज 80। अब ये 80 यूनिट तब है जब इस कंडीशन के साथ वर्क किया जा रहा है कि लास्ट के 4 days ए ने वर्क नहीं किया एंड लास्ट के 2 days बी ने वर्क नहीं किया। अब हमारे पास हम ये कंडीशन थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं कि लास्ट के 4 days ए ने वर्क नहीं किया। अगर लास्ट के 4 days ए वर्क करेगा तो इस 80 वर्क से ज्यादा कंप्लीट होता वर्क। अगर मैं ये कंडीशन रखती हूँ कि ए बी सी लास्ट स्टार्टिंग में वर्क स्टार्ट किया और लास्ट तक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर वर्क 80 यूनिट नहीं होगा उस टाइम में। ठीक है, 80 से कुछ प्लस होगा, और वो क्या होगा, 1 डे में जो वर्क ए करता है 4 days में जो वर्क ए करता है, यानी वो वर्क एक्स्ट्रा होगा। तो ए पर डे कितनी चेयर बनाता है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5। ठीक है, 4 days में वो कितनी बनाएगा, 5 into 4 is 20। ऐसे ही बी की बात करें तो बी पर डे कितनी वर्क करता है, तो बी पर डे 6 यूनिट, और 2 days उसने नहीं किया, अब हम उससे जबरदस्ती करवा रहे हैं। क्यों, ताकि ये कंडीशन मेंटेन हो कि ए और बी एंड सी लास्ट तक वर्क कर रहे हैं। तो अब हमारे अकॉर्डिंग टोटल वर्क ये हो जाएगा। ठीक है, और हम इस कंडीशन से क्या होता है कि ए बी सी स्टार्टिंग से एंड तक वर्क करें, तो तीनों मिलकर वर्क करें तो तीनों पर डे कितनी चेयर बनाते हैं, 5 5 एंड 6 इज 60। तो कितने टाइम में होगा, टाइम इक्विवेलेंट क्या है आपके पास, वही सेम चीज, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ठीक है, अब ये टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 80 प्लस 20 प्लस 12 इज 112 अपॉन में 60। ठीक है, तो x की आपके पास टाइम की वैल्यू वही सेम कितनी आ जाएगी। अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंपैरिजन करें तो देखिए माइनस का 20 माइनस का 12 80 में जाके ऐड हुआ, यही मैंने यहाँ पर डायरेक्टली। ठीक है, और यही लास्ट कैलकुलेशन अगर हम देखें तो 112 अपॉन में 16 वही सेम कैलकुलेशन। तो हमें पॉइंट समझना है, जब भी बिफोर कंप्लीशन का कॉन्सेप्ट होता है तो जो वर्क वो नहीं कर रहे हैं जितने टाइम, हम वो वर्क टोटल वर्क में ऐड कर, और देन उस कंडीशन पे क्या होता है कि तीनों स्टार्टिंग से एंड तक वर्क करें। 3 पर्सन है, 2 पर्सन है, तो हम डायरेक्टली टोटल इफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टाइम आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 कार रन इन ए डायरेक्शन फ्रॉम ए प्लेस। फर्स्ट कार ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड कार एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। सेकंड कार इंक्रीज इट्स स्पीड
1 bar 2 kilometer at every 1 hour after the first hour. At what time second car catch the first car? देखिए पहले इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या हमारे पास दिया है कि एक ही पॉइंट से ना दो कार स्टार्ट होती है, ठीक है, और दोनों कारों की जो स्पीड दी गई है वो कितनी दी गई है, एक फर्स्ट कार की 10 किलोमीटर और सेकंड की 8, दोनों कारें चलना स्टार्ट होती हैं, ठीक है, और 1 आवर के बाद क्या होता है कि जो सेकंड कार होती है उसकी जो स्पीड है हाफ एन आवर किलोमीटर पर आवर इंक्रीज होना स्टार्ट। अगर देखो दोनों कारें सेम डायरेक्शन में चल रही है, पॉइंट समझ, जो फर्स्ट कार है वो 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है और सेकंड कार की जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट कार 10 किलोमीटर पर आवर चलेगी और सेकंड कार 8 किलोमीटर पर आवर चलेगी, तो इनके बीच में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस मेंटेन, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगी, 2 किलोमीटर। सेकंड आवर में क्या होता है कि ये 10 आवर चलेगी बट ये 8.5 हाफ एन आवर किलोमीटर इंक्रीज हो रही है, तो अगेन इनके बीच में ये 10 और ये 8.5, तो 1.5 की और इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। हमसे ये पूछा गया है दोनों कारें कब मिलेंगी, ये दोनों कारें तब मिल सकती है जब इनके बीच में कोई डिस्टेंस क्रिएट ना हो, बल्कि ये जो डिस्टेंस इनके बीच में क्रिएट हुई है ये रिमूव हो जाए। तो देखिए कंडीशन क्या दी है, मैं अगर बात करती हूँ फर्स्ट आवर में फर्स्ट कार चलेगी 10 किलोमीटर और सेकंड कार, यहाँ पर मैं फर्स्ट कार का डाटा ले रही हूँ इस लाइन से अब और इस लाइन से बिलो सेकंड कार का, ठीक है, फर्स्ट आवर में ये 10 किलोमीटर चलेगी और ये 8 चलेगी, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट होगी तो वो पॉजिटिव होगा ना, इनके बीच में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड आवर में क्या होगा, ये फर्स्ट कार की स्पीड तो कांस्टेंट ही है 10 ही चलेगी, बट सेकेंड आवर में जो सेकेंड कार है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी हाफ एन आवर किलोमीटर, यानी ये चलेगी 8.5 और ये 10, तब भी अगेन इनके बीच में 1.5 किलोमीटर की और डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, पहले से 2 थी और अब 1.5 और इंक्रीज हो गई, यानी इनके बीच में अभी डिस्टेंस रिमूव नहीं हो रही, अभी तो क्रिएट हो रही है, ठीक है। एंड थर्ड आवर में देखिए क्या होगा, ये फर्स्ट कार 10 किलोमीटर चलेगी और इसकी स्पीड 0.5 और इंक्रीज हो जाएगी 9, तो अगेन इनके बीच में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस क्रिएट। फोर्थ आवर में क्या होगा, फर्स्ट कार 10 चलेगी एंड सेकंड कार 9.5, क्योंकि 5.5 और इंक्रीज हो जाएगी, तो अब अगेन इनके बीच में 0.5 किलोमीटर की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। अब फिफ्थ आवर की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ आवर में ये भी 10 चलेगी और 9.5 से 0.5 इंक्रीज होगी तो इसकी भी 10, तो इस फिफ्थ आवर जो पांचवा 1 घंटा होगा जिसमें इनके बीच में कोई डिस्टेंस क्रिएट नहीं है, ठीक है, दोनों इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करें, पर पहले से जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो तो मेंटेन रहेगी। अब सिक्स्थ आवर में बात करें, सिक्स्थ आवर में देखिए फर्स्ट कार तो 10 चलेगी पर सेकंड कार 10.5 चलेगी, तो ये अगर सेकंड वाली ज्यादा चल रही है तो जो इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुई है अब वो रिमूव, तो यानी अब इनके बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट हुई थी उसमें से 0.5 डिडक्ट, ठीक है, तो ये प्लस के 0.5 से माइनस का 0.5 देखते हैं आपके सामने 6 आवर में डिडक्ट। फिर सेवंथ आवर में देखिए ये 10 चलेगी फर्स्ट कार और सेकंड कार 11 चलेगी, 0.5 और इंक्रीज होगा, तब इनके बीच में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस और इनके बीच में रिमूव होगी, तो देखिए ये +1 से -1, यानी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस रिमूव हो जाएगी। फिर 8th आवर में देखिए ये 10 चलेगी एंड ये 11.5, तो 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस फिर इनके बीच में से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तो वापस नेक्स्ट इज 9th आवर में ये 10 और ये 12, तो इनके बीच में से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस और क्या हो जाएगी। फाइनली अब देखिए जितनी डिस्टेंस क्रिएट हुई थी उतनी ही डिस्टेंस इनके बीच में रिमूव, तो फाइनली ये इस पॉइंट पे क्या है, बिहेवियर कितने टाइम बाद 9 आवर्स, ठीक है, तो आंसर इज 9 आवर्स। अब बात होती है कि एग्जाम में क्या हम ऐसे ही रैंडम देखेंगे, नहीं, देखिए अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट की जो स्पीड है वो 10 है और सेकंड की जो स्पीड है 8, यानी 1 आवर में इनके बीच में कितनी डिस्टेंस क्रिएट होगी, 2, और एवरी 1 आवर में जो इनके बीच में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस क्रिएट, ठीक है, ये इनके बीच की डिस्टेंस। अब देखिए एवरी 1 आवर में जो इनके बीच में डिस्टेंस रिमूव होगी और क्रिएट होगी वो कितनी है, 0.5, रीजन क्योंकि 0.5 इंक्रीज हो रही है, तो यानी ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में पहले तो देखिए क्रिएट होगी क्योंकि वो लेस है और देन फिर उससे अब होगी तो रिमूव होगी, तो यानी 2 किलोमीटर की डिस्टेंस 0.5 के अकॉर्डिंग कितने टाइम में क्रिएट होगी, ठीक है, तो आपके पास टाइम बराबर वही होता है डिस्टेंस अपॉन द स्पीड, स्पीड में जो इंक्रीमेंट है 0.5 और डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर, तो कितने 4 आवर्स,
4 आवर्स में बस ये ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस देखिए 4 आवर्स में पहले क्या हुई है क्रिएट, और फिर 4 आवर्स में ही यही डिस्टेंस क्या हुई है रिमूव। अब बीच में एक 1 आवर ऐसा आएगा जिसमें ये चीज ये वैल्यू दोनों की स्पीड क्या होगी फास्ट। ठीक है, तो टोटल टाइम इज 4 और 4 इज 8 एंड प्लस 1 इज 9, यानी आप इस टाइम को क्या करेंगे ट्वाइस करेंगे एंड देन उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि 1 आवर ऐसा आएगा जिसमें उनकी स्पीड क्या होगी दोनों की। ठीक है, तो हमारा आंसर इज 9 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल ए for rupees X and mark up 20% above its cost price and sold it for 3000। देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, एक शॉपकीपर है, ठीक है, जो किसी आर्टिकल को यानी आर्टिकल ए की बात की, आर्टिकल ए को कितने में खरीदता है तो कॉस्ट प्राइस इज X। ठीक है, और उसमें अबव एमआरपी जो मेंशन करता है 20% अबव। ठीक है, X का 20% कितना होगा आपके पास 0.2। ठीक है, और अगर वो एमआरपी इस पे कितनी मेंशन करता है, एमआर कॉस्ट प्राइस ऑलवेज क्या होती है 100% वैल्यू। ठीक है, और इसमें से 20% तो कितना होगा 20। अगर हम 100 और 20 लेते तो 120 हो जाता, बट हमने एक्स लिया है क्योंकि एक्स डायरेक्टली दिया है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो एमआरपी कितनी हो जाएगी, एक्स का 20% इज 0.2 तो यानी 1.2 एक्स। ठीक है, और इसे कितने में सेल किया गया, और सेलिंग प्राइस हमें डायरेक्टली दिया गया 3000। अब नेक्स्ट क्या कहा गया है, एमआरपी ऑफ द आर्टिकल बी। अब एक और आर्टिकल है जिस बी, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में बात की गई है, आर्टिकल बी की रिस्पेक्ट। आर्टिकल बी, एमआरपी ऑफ द आर्टिकल बी 700 मोर देन आर्टिकल ए। आर्टिकल बी की जो एमआरपी है ना वो क्या है 700 रुपीज मोर है किससे, ए से। तो ए की कितनी है 1.2x और उससे 700 क्या है। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 200 मोर देन ए। और जो सेलिंग प्राइस है ना आर्टिकल बी का वो क्या है 200 मोर है ए से। ए का कितना सेलिंग प्राइस है 3000, तो बी का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 3000 प्लस 200 इज 3232। क्लियर है। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है नेक्स्ट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस यानी इस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और बी सोल्ड इट 20% डिस्काउंट, बी इस आर्टिकल को 20% डिस्काउंट। देखिए एमआरपी 1.2x प्लस 700 के 20% का डिस्काउंट दिया जाता है तो सेलिंग प्राइस इज 32। पॉइंट समझना, हमारी एमआरपी ऐसी क्या वैल्यू है जिसपे 20% का डिस्काउंट, तो यानी उसका कितना 80%। 80% किसके इक्विवेलेंट होगा सेलिंग प्राइस के, और सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो यहाँ से क्या हम एमआरपी नहीं फाइंड कर सकते, हमें हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, डिस्काउंट गिवन था, तो हम एमआरपी नहीं फाइंड कर सकते। तो एमआरपी कितनी आ जाएगी 80 से ये आपका 4 टाइम कैंसिल 40 और क्या क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो एमआरपी इज 4000। तो एमआरपी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमारे पास आर्टिकल बी की एमआरपी 4000 आ गई और बी की एमआरपी हमारे पास ऑलरेडी है 1.2x प्लस 7। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 4000। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 700 इधर डिडक्ट होगा तो कितना आएगा 33, जो किसके इक्विवेलेंट है 1.2x। तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं और x ही हमारा क्या है आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3300 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट रिमूव करेंगे, जीरो इंक्रीज होगी। ठीक है, पहले कितनी टाइम्स 2 टाइम, फिर अगेन इसे कितने टाइम्स 7 टाइम, और फिर ये 5 टाइम। ठीक, तो कितना आया x की वैल्यू कितनी आ गई 2750 रुपीज, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो x की वैल्यू आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस इज x की वैल्यू कितनी आ गई 2750 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम रेशियो ऑफ ABC इज 5:7:3। हमारे पास देखिए A, B एंड C की इनकम में रेशियो दिया, ठीक है, और वो कितना है 5:7:3। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन क्या कही गई है, A और C की जो इनकम इंक्रीज हुई है ना वो किस रेशियो में हुई है 5:6, यानी 5 ही इनकम थी और 5 से वो 6 हुई है। और C की जो इनकम है ना वो किस रेशियो में इंक्रीज हुई है 3:4। तो देखिए 3 तो पहले ऑलरेडी थी और 4 तो वो सेम, यानी रेशियो इनिशियल भी सेम था और बाद में जो इंक्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो मेंटेन हो रहा है। बट बी की इनकम के बारे में बताया जा रहा है, जो बी की इनकम है ना वो 3:2 में डिक्रीज हुई है। तो बी की इनकम पहले 7 थी 3 नहीं थी। ठीक है, तो यानी हमें यहाँ पर क्या है जो इनिशियल रेशियो था ए बी सी का उसमें 7 बी का जो रेशियो है वो इसमें इक्वल मेंटेन नहीं है।
ठीक है, इस रेशियो में अगर हम इस चेंजेस के अकॉर्डिंग देखें तो 3 से 2 हो रही है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो बी की इनकम इज 7, तो इसे क्या बनाना होगा, इक्वल। इक्वल बनाने के लिए 7 और 3 का एलसीएम इज 21, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पर इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल देखिए इसके साथ किसका, ए एंड सी की इनकम का रेशियो, उसे भी 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो अब यहाँ से हमारे पास ए बी सी की इनिशियल इनकम का रेशियो चेंज हो जाएगा। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की इनकम 15 हो जाएगी, बी की इनकम 21 हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करने पर, सी की इनकम 9 हो जाएगी। अब जिस रेशियो में इंक्रीज हुए हैं, देखिए 5:6 में, तो ये 18 था, 15 था, 15 हो गया 5 की जगह, तो ये 15, तो ये कितना हो जाएगा 18, उसी रेशियो में इंक्रीज, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 यूनिट किसको डिफाइन कर रहा है, 3, तो वही सेम चीज है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 3:2 में डिक्रीज होता है, ठीक है। यानी 3 यूनिट की वैल्यू 21, तो 2 यूनिट की वैल्यू 14, तो 21:14 अब इसका हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमने सी की इनकम की बात करें तो वो 3:4, तो यानी 9:12, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों की इनिशियल इनकम है और ये आफ्टर चेंजेस। अब हमें क्या दिया गया है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने के बाद जब तीनों की टोटल इनकम है ना वो 44,000 है। और अगर हम यूनिट के रेस्पेक्ट में देखें तो 18 प्लस में 14 प्लस में 12, 18 प्लस आपके पास 12 इज 30, 30 प्लस 14 इज 44। तो हमारे पास इंक्रीमेंट के बाद तीनों की इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद तीनों की टोटल इनकम कितनी है, 44 यूनिट। और इस 44 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 44,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1000। 1 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपीज, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल इनिशियल इनकम ऑफ ए और बी की जो इनिशियल इनकम थी उसका डिफरेंस बताना। तो इन ए और बी की इनिशियल इनकम 15 एंड 21, जिसका डिफरेंस कितना है, 6 यूनिट। तो हम डायरेक्टली 6 यूनिट की वैल्यू निकालें, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6। तो ए एंड बी की इनिशियल इनकम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर